तो बच्चों इस वीडियो में हम इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस प्लेस्ड नियर ईच अदर डिस्कस करेंगे कि अगर 2 पॉइंट चार्जेस को पास में रखा जाए तो हालांकि इसके लिए आप अगर कर्व डायरेक्टली निकाल नहीं सकते, थोड़ी सी मैथमेटिक्स, थोड़ी क्या बहुत सारी मैथमेटिक्स यूज़ होगी, बट एक हम रफ आइडिया लेंगे और ये बस आप याद रखना है कि 2 पॉइंट चार्ज अगर पास में रखे हों तो इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे बनता है। ठीक है, लाइंस, फील्ड लाइंस के बारे में हम पढ़ चुके हैं और उसमें जो सबसे अच्छा केस बनता था वो आप देख चुके। तो इसमें कुछ बेसिक केसेस हम देखेंगे, बहुत ही बेसिक केस देखेंगे। तो सबसे पहले तो अगर हमको पता हो कि 2 सिमिलर पॉइंट चार्ज इक्वल मैग्नीट्यूड के प्लस क्यू अगर रखे हो तो इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे बनता है, तो बीचों बीच नल पॉइंट मिलता है। ठीक है, तो जैसा कि हमने फील्ड लाइंस में डिस्कस किया था कि अगर किसी पॉइंट चार्ज के बहुत पास में देखेंगे तो फील्ड का जो नेचर होगा वो सिर्फ इसी की फील्ड डोमिनेट करेगी, इसका प्रभाव बहुत कम होगा। तो इसकी जो अकेले की फील्ड जो होती है वो स्फेरिकल होती है, लेकिन दोनों की मिला के डिस्टॉर्टेड लाइंस हो जाती हैं। आपको पता है ऐसे 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 ना कर्व लाइंस बनेंगी ऐसे। तो जो बहुत पास में देखते हैं तो जो इक्विपोटेंशियल सरफेस बनते हैं तो वो उनकी खुद की फील्ड डोमिनेटिंग होती है, तो स्फेरिकल होते हैं, है ना, वेरी क्लोज टू स्फेरिकल। ठीक है, जब बहुत छोटे छोटे रीजन में देखते हैं, जैसे जैसे रीजन बढ़ता चला जाता है तो ध्यान रखना है आपको कि इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे फील्ड लाइंस दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं तो रिपेल करती हैं, जब उनके करस्पॉन्डिंग इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाएंगे तो थोड़ा सा वो अट्रैक्ट करते हुए नज़र आते हैं। तो अगर आप देखोगे तो कुछ डिस्टॉर्शन होता है, मतलब सर स्फेरिकल नहीं रह जाते जैसे जैसे दूर जाते हो। ठीक है ना, और एक इंस्टेंट ऐसा आता है, एक पोटेंशियल ऐसा आता है जहां पे दो इक्विपोटेंशियल सरफेस आप ऐसे कर सकते हो, एक दूसरे को टच करने लगते हैं, कट करने लगते हैं ऐसे ऐसे नल पॉइंट पे। ठीक है ना, तो ऐसा समझ सकते हो कि ये वो पोटेंशियल है जिस पोटेंशियल पे आप ऐसे ये इक्वी एनर्जी सरफेस या इक्विपोटेंशियल सरफेस ओवरलैप कर रहे हैं। ठीक है, इसका इक्विपोटेंशियल इसका इक्विपोटेंशियल ओवरलैप करने लगते हैं तो दोनों चार्जेस का एक कॉमन इक्विपोटेंशियल सरफेस बन जाता है। ठीक है ना, इसके बाद और अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाएंगे तो ये कॉमन इक्विपोटेंशियल सरफेस ऐसे कुछ दिखेंगे। ठीक है ना, और जैसे जैसे बड़े होते चले जाएंगे तो इनका शेप स्फेरिकल होना शुरू हो जाएगा और बहुत बड़ा जब हो जाएगा तो ये शेप बिल्कुल स्फेरिकल हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जब बहुत दूर से देखोगे तो प्लस क्यू के बीच की सेपरेशन नेग्लिजिबल होगी और नेग्लिजिबल होगी, दोनों पॉइंट चार्ज सुपर इम्पोज कर जाएंगे और एक सिंगल पॉइंट चार्ज दिखाई पड़ने लगेगा। तो वेरी लार्ज डिस्टेंस में जब आप देखेंगे तो शेप एक सिंगल पॉइंट चार्ज यानी स्फेरिकल शेप हो जाएगा, जो शेप होगा इक्विपोटेंशियल सरफेस का। तो 2 पॉजिटिव चार्ज अगर अनइक्वल भी मैग्नीट्यूड होंगे तो थोड़ा सिमेट्रिकल नहीं होगा, अनसिमेट्रिकल होगा, बट फिर भी एक पॉजिटिव चार्ज जो होते हैं तो नल पॉइंट से ओवरलैपिंग शुरू हो जाती है इक्विपोटेंशियल सरफेस की, फिर कॉमन इक्विपोटेंशियल सरफेस बनता है और पॉइंट चार्जेस के बहुत पास में उनके अलग अलग इक्विपोटेंशियल सरफेस होते हैं। ठीक है ना, तो ये एक सिंपल याद रखिएगा आप। एक केस और याद रखिएगा, बाकी याद रखने की ज़रूरत नहीं है, कि अगर एक प्लस क्यू और एक माइनस क्यू अगर आपको चार्ज है तो इनकी फील्ड लाइंस अट्रैक्ट करती हैं एक दूसरे को, बट इक्विपोटेंशियल सरफेस रिपेल करते हुए नजर आएंगे। तो ये तो स्फेरिकल होंगे ऑलमोस्ट, बहुत छोटे जो होंगे वो तो स्फेरिकल होंगे, पर यहाँ पे फील्ड लाइंस अट्रैक्ट करती हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस थोड़ा इस तरह से रिपेल करेंगे तो इधर का गैप बढ़ता चला जाता है, इधर का इस तरह से सिचुएशन होगी, है ना। और चूंकि इसका पोटेंशियल नेगेटिव होता है, इसका पॉजिटिव होता है, तो ये यहाँ पे ओवरलैपिंग नहीं होती है इक्विपोटेंशियल सरफेस की। इस तरह से इक्विपोटेंशियल सरफेस होते हैं। ठीक है ना, तो ये बिल्कुल सिंपल एग्जांपल है और बहुत सारे एग्जांपल्स आपको याद नहीं करने हैं, इससे पहले जो वीडियो में हमने डिस्कस किए थे वही बेसिक एग्जांपल थे, है ना। तो 2 पॉजिटिव चार्ज के इक्विपोटेंशियल सरफेस के कुछ बेसिक केसेस याद होने चाहिए। अगर सारे सेम साइन के चार्जेस हैं, जैसे एक बार जेई में आ चुका था, 3 पॉजिटिव चार्ज उन्होंने रख दिए थे, एक प्लस क्यू, है ना, एक यहाँ पे प्लस क्यू था, एक ट्राइंगल है जैसे सपोज, यहाँ प्लस क्यू यहाँ प्लस क्यू यहाँ प्लस क्यू रख दिया जाए
तो भी कुछ सिमिलर इक्विपोटेंशियल सरफेस बनेंगे। पहले स्फेरिकल होंगे, ठीक है ना, इस पे भी स्फेरिकल होंगे अपने अपने खुद के, बहुत छोटे सरफेस स्फेरिकल होंगे। फिर एक टाइम के बाद क्या होगा, ये ओवरलैप करना शुरू कर देंगे यहाँ पे ना, एक इंस्टेंट के बाद ये ओवरलैप करने लगेंगे यहाँ पे। ये मैं थोड़ा सा गड़बड़ बनाया है। फिर उसके बाद जो ये है तीनों का कॉमन इक्विपोटेंशियल सरफेस बनने लगेगा ना, बिल्कुल सिमिलर। 4 होंगे तो भी ऐसा ही बनने लगेगा ना। फाइनली ये स्फेरिकल होते चले जाएंगे। 3, 4, 5 सेम साइन के जब आप चार्जेस रखेंगे तो इस तरह के इक्विपोटेंशियल सरफेस आपको मिल जाएंगे, ठीक है। मतलब जब बहुत पॉइंट चार्ज के पास देखेंगे तो स्फेरिकल होंगे, फिर ये जाके ऐसे एक टाइम के बाद ओवरलैपिंग शुरू होती है और फिर ये इक्विपोटेंशियल सरफेस इस तरह के बन जाते हैं आपके, ठीक है ना। तो इस तरह से कुछ और सिंपल एग्जांपल्स हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस के, ठीक है ना। तो इस पे अगर हम कुछ और एग्जांपल्स बच्चों डिस्कस करेंगे तो बच्चों इसमें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं, बेहद इंपॉर्टेंट है जे के पॉइंट ऑफ व्यू से। हेडिंग दी है मैंने, कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो पोटेंशियल कर्व। जीरो पोटेंशियल कर्व मतलब एक ऐसा कर्व जिसका पोटेंशियल जीरो होता है। तो ये एक इक्विपोटेंशियल कर्व ही, बस उसका पोटेंशियल आपको जीरो है। तो पहले तो इसकी इक्वेशन हम निकालते हैं, फिर इसके सिग्निफिकेंस के बारे में बच्चों चर्चा करेंगे। तो चलिए प्रॉब्लम लेके हम इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे। हमारे पास 2 पॉइंट चार्ज हैं बच्चों, और 2 पॉइंट चार्ज, एक पॉइंट चार्ज है Q, दूसरा पॉइंट चार्ज है -2Q। इसके कोऑर्डिनेट्स 0,0 हैं और इसके कोऑर्डिनेट्स a,0 हैं। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, और ये दोनों पॉइंट चार्ज बेटा XY प्लेन में रखे हुए हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले बच्चों इसमें हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन करना है। सबसे पहले हमें बताना है फाइंड आउट इक्वेशन ऑफ जीरो पोटेंशियल कर्व इन XY प्लेन, है ना, XY प्लेन। XY प्लेन में जीरो पोटेंशियल कर्व की इक्वेशन बच्चों बतानी है। व्हाट विल बी द इक्वेशन ऑफ जीरो पोटेंशियल कर्व, ठीक है। एंड ऑल्सो डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ दैट कर्व, सिग्निफिकेंस भी हमें डिस्कस करना। तो सबसे पहले बच्चों लोकस निकालने के लिए हम कोई एक जनरल पॉइंट मान लेते हैं P, जिसके कोऑर्डिनेट्स x, y हैं। सिंपल कोऑर्डिनेट आप कह सकते हो यूज़ होगी। आप h, k मानते थे, पूरी कंडीशंस यूज़ करते थे, बाद में h, k को x और y से रिप्लेस कर देते थे। यहाँ मैंने डायरेक्टली x, y मान लिया, ठीक है। तो x, y एक जनरल मूविंग पॉइंट है इस XY प्लेन में, और ये पॉइंट इस तरह से मूव कर रहा है भाई जीरो पोटेंशियल कर्व। तो जीरो पोटेंशियल कर्व क्या होगा, बेसिकली इट इज अ लोकस ऑफ मूविंग पॉइंट सच दैट पोटेंशियल एट दिस पॉइंट इज जीरो। इसका पोटेंशियल जीरो होना चाहिए। तो Q से जो डिस्टेंस है अगर वो R1 है और -2Q से जो डिस्टेंस है वो R2 है, तो आप देख सकते हैं कि जो P पॉइंट का पोटेंशियल होगा इट इज KQ/R1। पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, चार्ज को साइन के साथ लिखते हैं और स्केलर की तरह जोड़ देते हैं। तो 2Q की वजह से होगा -2KQ/R2। अब हमें पता है कि P पॉइंट का पोटेंशियल बच्चों हमेशा जीरो होना चाहिए, तो VP को जीरो कर देंगे। जब VP को जीरो करेंगे तो यहाँ से देख सकते हैं क्या आएगा, यहाँ से आ रहा है KQ/R1 इक्वल टू 2KQ/R2। दिस इंप्लाइज R2 इक्वल टू 2R1। तो ये R1 की जो वैल्यू है ये पुट कर देते हैं, कितनी होगी, ये √x² + y², इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे, √x2 - x1 का होल स्क्वायर + y2 - y1 का होल स्क्वायर 2 टाइम्स R1, सॉरी ये R1 2R1, ये तो R1 है, तो R1 को 2 किससे मल्टीप्लाई, तो ये 2R1 पहले लिख लिया हमने, R2 बाद में लिख लेते हैं। तो ये R2 को लिख दे रहे हैं, ये R2 है डिस्टेंस। तो R2 है बेटा ये x - a का होल स्क्वायर प्लस y - 0 का होल स्क्वायर, तो ये आएगा। दोनों तरफ होल स्क्वायर कर देंगे तो इट इज 4 टाइम्स x² + y², इट इज इक्वल टू x² + a² - 2ax + y²। तो ये आ रहा है, अगर मैं इसे लिख लूँ तो 3x² + 3y² + 2ax = a²। तो अगर देखा जाए तो ये सिंपल सर्कल की इक्वेशन लिखी हुई है। इसे और थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं तो x² + y²
प्लस 2ax/3 इक्वल टू a²/3। और थोड़ा सिंप्लीफाई करें बेटा तो ये x² प्लस 2ax/3 प्लस a²/9 प्लस y², दोनों तरफ a²/9 हम ऐड कर देते हैं, a²/3 प्लस a²/9, तो ये 4a²/9 आएगा बाई 9। तो आप ये देख सकते हैं ये x प्लस a/3 का होल स्क्वायर प्लस y² इक्वल टू 2a/3 का होल स्क्वायर, ये एक सिंपल फॉर्मेट लिखा है, एक सर्कल की इक्वेशन लिखी है बेटा। तो ये एक लोकस आ गया है जिसका पोटेंशियल जीरो है, ये जीरो पोटेंशियल कर्व का सिंपल इक्वेशन आ गया है कि एक सर्कल है बेटा। तो इसके सेंटर क्या है आप देख सकते हैं, इसके सेंटर हैं -a/3, 0 और इसकी जो रेडियस है वो है 2a/3। इसका मतलब है कि जीरो पोटेंशियल कर्व जो है वो एक सर्कल है जिसका सेंटर -a/3, 0 है और जो रेडियस है वो 2a/3 है। तो बेटा अगर मैं इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे बनाऊँ, इस सर्कल को बना के दिखाऊँ आपको, ठीक है, सिंपल कोऑर्डिनेट यूज़ करी है, इट इज़ वेरी इजी फॉर यू ऑल, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पर बनेगा कैसे। तो हम लोगों ने जो लिया था सिचुएशन, वो यहाँ पे एक +q चार्ज है और यहाँ पे हमने एक पॉइंट चार्ज लिया था -2q और ये डिस्टेंस ये a, 0 था। तो -a/3, 0 या यहाँ पे कहीं आएगा, यहाँ पे आएगा, ये सेंटर है, दिस पॉइंट इज -a/3, 0 और रेडियस 2a/3 है। तो a/3 ये होगा, a/3 यहाँ कहीं से आएगा, रेडियस 2a/3, इसको सेंटर मानते हुए 2a/3 के रेडियस का सर्कल हमें बनाना है। तो कुछ इस तरह का बनेगा, ये सेंटर है, यहाँ पर एक चार्ज है, यहाँ पे दूसरा चार्ज है, ठीक है ना। तो इस पूरे सर्कल का पोटेंशियल जीरो है। आप कह सकते हो इक्वेशन ऑफ दिस सर्कल इज v = 0। सिमिलरली अगर हम बेटा 3 डायमेंशनल निकालते तो पॉइंट x, y की जगह x, y, z लेते, ठीक है, और यहाँ पर आप देख सकते हो x, y, z लिया होता तो ये डिस्टेंस √x² + y² + z² आती, ये डिस्टेंस जो आती वो √x - a का होल स्क्वायर प्लस y² + z² आती 3 डायमेंशनली। तो यहाँ पर बस एक चेंज आता, y² के साथ प्लस में z² और आ जाता, तो ये एक स्फीयर की इक्वेशन हो जाती जिसके सेंटर -a/3, 0, 0 होते और रेडियस 2a/3 होता। मतलब अगर मैं जीरो पोटेंशियल कर्व xy प्लेन में ना निकालना चाहूँ, जीरो पोटेंशियल सरफेस निकालना चाहूँ, तो सर्कल जो कि आप देख रहे हैं, ये एक सर्कल देख रहे हैं, ये एक स्फीयर हो जाएगा और यही सेंटर रहेगा। बट इसको, इस सर्कल को रोटेट कर दीजिए आप, इस सर्कल को अगर आप रोटेट कर देंगे अबाउट दिस लाइन या किसी भी एक लाइन डायमीटर के अबाउट रोटेट कर दीजिए, तो जो स्फीयर जनरेट करेगा वो हमारे इक्विपोटेंशियल सरफेस यानी जीरो पोटेंशियल सरफेस की इक्वेशन होगी। अब खास बात बच्चों ये है कि इसका सिग्निफिकेंस क्या है। सिग्निफिकेंस ये है, आप देख लीजिए कि दो हमारे पास चार्ज हैं बेटा, ठीक है, दो चार्ज हैं। तो ये एक पॉजिटिव चार्ज है और ये एक नेगेटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज की वजह से पोटेंशियल पॉजिटिव होगा, नेगेटिव चार्ज की वजह से नेगेटिव होगा। तो किसी भी पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगा वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। अगर पॉजिटिव पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल ज़्यादा होगा तो पोटेंशियल पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव का पोटेंशियल ज़्यादा होगा तो पोटेंशियल नेगेटिव आएगा, दोनों का बराबर होगा तो पोटेंशियल ज़ीरो आएगा। अब बेसिकली अगर पूरे एक्स वाई प्लेन को अगर हमें मान ले कि सिर्फ यही दो चार्ज हैं, तीसरा कोई चार्ज नहीं इनसे दूर दूर तक, और इस पूरे एक्स वाई प्लेन को हमें दो हिस्सों में डिवाइड करना है, एक ऐसा हिस्सा जिसमें पोटेंशियल नेगेटिव है और एक ऐसा हिस्सा जिसमें पोटेंशियल पॉजिटिव है, ठीक है ना। तो बेटा हम कैसे डिवाइड करेंगे, तो ये जो सर्कल है ये उन सारे पॉइंट्स को बता रहा है जहां पे पोटेंशियल जीरो है। और इस सर्कल का एक तरफ, इस सर्कल का सिग्निफिकेंस यही है कि इस सर्कल के एक तरफ पोटेंशियल पॉजिटिव होगा और दूसरी तरफ नेगेटिव होगा। जैसे सिंपल कोऑर्डिनेट्स में आप पढ़ते हो कि कोई सर्कल अगर है और उसकी इक्वेशन s = 0 होती है तो किसी पॉइंट x1, y1 पे आप निकालते हो कि अगर s1 < 0 है तो आप कहते हो कि पॉइंट अंदर होगा, s1 > 0 है तो कहते हो पॉइंट बाहर होगा। कुछ वैसा ही मिलता जुलता यहाँ पर बेटा बात होने वाली है। लेकिन यहाँ v = 0 इक्वेशन है
तो अगर मैं कहूँ कि अंदर वाले पॉइंट पे V1 जो होगा या पोटेंशियल जो होगा वो लेस देन 0 होगा या ग्रेटर देन 0 होगा, तो इससे बिल्कुल मैच नहीं करता। इसमें बस आपको ये देखना है कि ये एक जीरो पोटेंशियल कर्व है, इसके एक तरफ पोटेंशियल दूसरा और दूसरी तरफ, तो ये जो सर्कल है यहाँ पे सब पे पोटेंशियल, इस चार्ज और इस चार्ज दोनों का पोटेंशियल आपका जो है वो इक्वल है। इसके अंदर बच्चों जो पॉइंट चार्ज सर्कल के अंदर लाई करता है उसका डोमिनेट करता है, ध्यान रखिएगा हमेशा। तो अंदर कौन सा चार्ज लाई कर रहा है? पॉजिटिव चार्ज। तो यानी इस सर्कल के अंदर जहां भी आएंगे इसी पॉजिटिव चार्ज का डोमिनेट करेगा, तो जो अंदर का पोटेंशियल है वो पॉजिटिव होगा। लेकिन जैसे सर्कल के बाहर जाएंगे इसका पोटेंशियल डोमिनेट करेगा, तो सर्कल के बाहर हर जगह पोटेंशियल नेगेटिव है। तो मैं कह सकता हूं कि ये जो सर्कल है ये इस पूरे XY प्लेन में को दो रीजन में डिवाइड कर दे रहा है, पॉजिटिव पोटेंशियल और नेगेटिव पोटेंशियल। ऑल द पॉइंट्स जो भी पॉइंट इस सर्कल के अंदर होगा, सर्कल की इक्वेशन आपको पता है, कोई भी पॉइंट अब मैं दे दूं आपको, एनी पॉइंट x1, y1, ये आप चेक कर लोगे बड़े आसानी से कि पॉइंट सर्कल के अंदर है या बाहर है। और अगर वो अंदर है तो पोटेंशियल पॉजिटिव होगा, अगर बाहर है तो पोटेंशियल नेगेटिव होगा, क्योंकि सर्कल के बाहर का जो चार्ज है वहां सर्कल इस चार्ज का पोटेंशियल डोमिनेट होता है, और जो सर्कल के अंदर का चार्ज है उसमें इस पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल डोमिनेटिंग होता है। बेटा इसी तरह अगर इससे हमने 3 डायमेंशन में बात की होती, तो 3 डायमेंशन में अगर बात की होती तो ये एक सर्कल ना होकर स्फीयर आता, तो वो स्फीयर पूरे स्पेस को, पूरा 3 डायमेंशनल रीजन को 2 रीजन्स में ब्रेक कर देता। अंदर का रीजन पॉजिटिव पोटेंशियल, बाहर का रीजन नेगेटिव पोटेंशियल। अच्छा, इसे रटने की जरूरत नहीं है बेटा, अगर ये -q हो जाएगा और ये +2q हो जाएगा तो भी इक्वेशन यही आएगी जीरो पोटेंशियल कर्व की, लेकिन अंदर -q है तो अंदर का पोटेंशियल नेगेटिव हो जाएगा और बाहर का पॉजिटिव हो जाएगा। तो जीरो पोटेंशियल कर्व एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट बच्चों इस पे सवाल बनता है, इसको इसलिए इसको मैंने थ्योरी में डिस्कस किया है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम। ठीक है बच्चों, तो चलिए इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड के कुछ इंपॉर्टेंट ग्राफिकल बातें करेंगे, ग्राफ के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो इस एपिसोड में इतना ही, अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी।